who are retailers. We already completed all these topics, right? In today's class, we are going to understand that what is the meaning of retail atmospheric. आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था कि retailers are not only for selling the goods, but how we are going to choose the product. They are also going to help us in that case. यानी कि कौन सा प्रोडक्ट हम चूज करें, कौन सा प्रोडक्ट हमारे लिए बेटर है. अगर हमें सजेशंस लेने की जरूरत है तो हमें कौन सजेस्ट कर सकता है? रिटेलर्स. रिटेलर से प्रोडक्ट को सेल नहीं करता बल्कि वो प्रोडक्ट को प्रमोट भी करता है, यानी कि परसुएट करता है, इन्फ्लुएंस करता है कंज्यूमर को कि वो प्रोडक्ट हमारे यहाँ से खरीदे. तो रिटेलिंग में दो डायमेंशन है. राइट दूस टू डायमेंशन. टू डायमेंशंस ऑफ रिटेलिंग. किसी भी रिटेल शॉप को या रिटेल सेक्टर को हमें सक्सेसफुल बनाने के लिए इन दो चीजों को, इन दो टेक्निक्स को यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है. लिखिए. राइट. रिटेल मार्केटिंग इज फर्स्ट इज टू हाउ टू अट्रैक्ट द कस्टमर. The first point is how to attract the customer in the retail environment. In the retail environment. How to attract the customer in the retail environment. अच्छा, रिटेल एनवायरनमेंट में मतलब यहाँ कहने का मतलब है कि आप रिटेल स्टोर में उनको कैसे बुलाओगे, कैसे अपील करोगे. ठीक है. अगर आपका स्टोर, अभी भी आप लोग कई बार जैसे जाते हो, आपके आसपास कहीं शॉप में दिखेंगे, आपको बहुत ही अजीब सी डमी दिखेगी, शॉप डेकोरेटेड नहीं होगा, बहुत अजीब सा शॉप लगेगा, तो मे बी यू डोंट वांट टू एंटर इन दैट शॉप. ट्रू. बट वही अगर शॉप एकदम क्लीन, हाइजीनिक और कह सकते हैं ना क्राउडेड एरियाज में अगर होगा, तो ऐसे केस में यू आर अट्रैक्टेड टू एंटर इन द शॉप, कि आप शॉप के मतलब अंदर कम से कम जाओ. Once you will visit the shop, it might be possible कि unplanned जो आपके परचेज है वो आप परचेज में कन्वर्ट कर दो. यानी आपने कभी सोचा ना हो कुछ खरीदना, बट आप खरीदो. ठीक है. तो पहले तो ये चीज ध्यान रखना है कि हमें अपने शॉप को अपीलिंग कर बनाना है, यानी कि हम अपील कर पाए, उनको बुला सके, अट्रैक्ट कर सके. किसको? कस्टमर्स को. क्लियर हो गई बात? यहां तक समझ में आया? पीयूष चलिए लिखिए इसमें. How to attract the customer in the retail environment. आगे डैश के लिए शॉप, शॉप, पी शॉप नहीं, शॉप दुकान, कॉमा रेस्टोरेंट. रेस्टोरेंट क्या होगा आपका? रेस्टोरेंट को भी आपने देखा होगा कि कई बार हम रेस्टोरेंट की लुक को देख करके एंटर करते हैं, वहां पर है ना. रेस्टोरेंट, पब और वर्चुअल इंटरनेट स्टोर. और वर्चुअल इंटरनेट स्टोर. वर्चुअल इंटरनेट स्टोर का मतलब जैसे Amazon हो गया, वर्चुअल इंटरनेट स्टोर है. जैसे आप स्टोर को ओपन करिएगा, आपको जो प्रोडक्ट चाहिए यू कैन चूज इट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर साइट. ट्रू. सेकेंड डायमेंशन क्या है? सेकेंड वन लिखिए. सेकेंड क्या है? हाउ टू परसुएड. हाउ टू परसुएड दूस कस्टमर्स. हाउ टू परसुएड दूस कस्टमर्स to make purchases from the same SAME या from the same या from the store, कोई कह सकते हैं. सेम चीज कि हम कैसे अट्रैक्ट करें कस्टमर को. लिख लिया सबने? कैसे हम अट्रैक्ट करें कस्टमर को. पहला तो ये हो गया, अपील करेंगे. अब अपील करने के लिए आप या तो बाहर बोर्ड लगा दीजिए 50% डिस्काउंट, एक पे एक फ्री, सेल्स प्रमोशन को यूज कीजिए. वैसे ही जब कोई पर्सन एक बार एंटर कर गया शॉप में, तो वहां पर कस्टमर एग्जीक्यूटिव प्रेजेंट है, उनको बोलना चाहिए कि सर आपको क्या चाहिए. यू हैव टू ग्रीट देम, देन यू हैव टू एश्योर देम कि जो भी आप प्रोडक्ट खरीदिएगा वो बेटर क्वालिटी का होगा. ये सारी चीजों से हम क्या कर सकते हैं कि जो पर्सन अगर कोई सामान नहीं भी खरीदना चाह रहा है, तो इन सारी टेक्निक से दे आर गोइंग टू परचेज द प्रोडक्ट. क्लियर हो गई बात? समझ में आया यहाँ तक? तो दो डायमेंशन रिटेल का, इसलिए ये दो डायमेंशन दैट इज यूजफुल फॉर बिकमिंग सक्सेसफुल इन द मार्केट. इन दो तरीकों को हम यूज करके रिटेलर क्या बन सकता है? सक्सेसफुल. यही चीज बिग बाजार के साथ क्या हुआ था कि कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई था, एक्सट्रीम था, और उस हिसाब से उन्होंने होम डिलीवरी सिस्टम और ये सब चीजें उन्होंने स्टार्टिंग में प्रोवाइड नहीं किया. तो जिसकी वजह से उनकी कंपनी क्या हो गई, और अनप्लान्ड एक्सपेंशन बहुत ज्यादा था उनका. ठीक है. तो जिसकी वजह से कंपनी क्या हो गई? डाउन हो गई, है ना. फ्यूचर ग्रुप ही पूरा रिटेल सेक्टर पे डिपेंडेंट था. पूरा फ्यूचर रिटेल ही बिल्कुल पूरा ग्रुप ही डाउन, खत्म, है ना. खैर खत्म नहीं हुआ है, दैट इज ओवरटेकन, हो सकता है ओवरटेक कर लिया जाए. तो यहां तक समझ में आया डायमेंशन.
रिटेल एटमोस्फेरिक में 2 लाइन और लिख लो ऐसे, जो मैंने बाकी लिखवाया था, आई थिंक बोला था आप लोग को वर्बली, कुछ 2 पॉइंट लिख लो इसमें, रिटेल एटमोस्फेरिक क्या होता है। लिखिए, रिटेल या फिर रिटेल एटमोस्फेरिक इंक्लूड्स, रिटेल एटमोस्फेरिक इंक्लूड्स, एटमोस्फेयर बनाना, जैसे इस क्लासरूम का कैसा एटमोस्फेयर है, ये कैसे बनेगा, यहाँ के स्टूडेंट से, टीचर से, यहाँ के सारी फैसिलिटी, कर्टन्स, लाइट, एसी, लैपटॉप्स, तो ये सारे के सारे जो फिजिकल, ये जहां यहाँ का एटमोस्फेयर कैसे बिल्ड हुआ, मैंने बताया एसी, यानी कि फिजिकल एविडेंसेस से, आपके बेंच से, ह्यूमन बीइंग से, इन सब से एटमोस्फेयर क्रिएट हुआ। तो रिटेल एटमोस्फेयर भी ऐसे ही बनेगा, वहां कौन सा प्रोडक्ट है आपका, प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी कैसी है, वहां पर नॉइज है या नहीं, वहां का एम्बियंस कैसा है, म्यूजिक सॉफ्ट सब बजेगा। बहुत सारे ऐसे स्टोर होते हैं जैसे कि जीन्स के स्टोर जो यूथ के लिए होते हैं, तो वहां पर आप नोटिस करना, वहां पर लाउड म्यूजिक बजता है, क्योंकि जो यूथ है आजकल का कैसा पसंद करता है म्यूजिक, लाउड। तो इन शॉर्ट वी कैन से नॉइज कैसा है, फिजिकल एविडेंस कैसा है, लेआउट कैसा है, आपके शॉप की डिजाइनिंग कैसी है, फैसिलिटीज क्या क्या है, ये सारी चीज आपके एटमोस्फेयर को क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो लिखिए इसमें, रिटेल एटमोस्फेरिक इंक्लूड द स्टोर लेआउट, यानी आपके स्टोर की डिजाइनिंग कैसी, इंटीरियर कैसा है, ठीक है, डिजाइनिंग कैसी है, इंटीरियर वगैरह। जैसे बिग बाजार काफी स्पेशियस है, मैंने बताया था आप लोगों को स्वॉट एनालिसिस में। चलिए, पहला लिख लिया आपने स्टोर लेआउट, कॉमन नॉइज, NOISE, नॉइज, नॉइज लेवल, यानी वहां हल्ला गुल्ला ज्यादा तो नहीं हो रहा है। नॉइज लेवल क्या है, यानी कि शोर शराबा कितना ज्यादा है, ठीक है, नॉइज लेवल। अच्छा, आपने नोटिस किया होगा बिग बाजार कभी हम लोग चले जाते हैं दिवाली में, कितना ज्यादा शोर सफोकेशन होता है ना, तो एट दैट टाइम कई बार जो होते हैं कस्टमर फ्रस्ट्रेट होकर के उस शॉप में से वापस बाहर आ जाते हैं। तो आपका नॉइज लेवल एक लिमिट में होना चाहिए, या फिर एक प्रॉपर होना चाहिए कि आप उस चीज से आसपास का शांति भंग ना हो, पीस जो है ना वो मेंटेन रहना चाहिए, ठीक है, पीसफुल। सेकेंड लिखिए आगे, नॉइज लेवल, टेम्परेचर, टेम्परेचर इज रिलेटेड विद द एसी, ठीक है, एसी या फिर बोल सकते हैं फैन, एसी कैसा है वहां पर है, टेम्परेचर कितना है, नॉर्मल टेम्परेचर, एक्सेसिव कूल भी नहीं होना चाहिए, पीपल विल फील अनकंफर्टेबल देयर, एक्सेसिव गर्मी भी नहीं होनी चाहिए, तो टेम्परेचर क्या है वो। नेक्स्ट लिखिए, लाइटिंग, लाइटिंग इट मींस कि लाइट्स कैसे लगे हुए हैं, लाइट। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा जैसे बिग बाजार में तो ब्लू लाइट है, आपके क्लासरूम में ब्लू लाइट है, बहुत सारे ऐसे स्टोर है, जैसे कि आप रेमंड जाइएगा यू विल सी येलो लाइट है ना, मैक्स जाइएगा येलो एंड व्हाइट, बोथ लाइट्स आर मिक्स्ड देयर। सो बेसिकली आपने लाइटिंग कैसी लगा रखी है, वो हो गया लाइटिंग। आगे लिखिए, एंड डेकोरेशन, डेकोरेशन अरेंजमेंट, डेकोरेशन एंड अरेंजमेंट। डेकोरेशन का मतलब है कि आपने अपने शॉप को कैसे डेकोरेट किया है, अरेंजमेंट है का मतलब है प्रोडक्ट को कैसे क्लासिफाई या अरेंज किया है, आपने प्रोडक्ट को कैसे सेट किया हुआ, कैसे आपने रखा। जैसे आर्चीज में जब आप एंटर करोगे तो यू विल सी कि ऑल द सॉफ्ट टॉयज सबसे लास्ट में वो रखते हैं, सो दिस इज अ पार्ट ऑफ अरेंजमेंट, ठीक है। तो आपने प्रोडक्ट को कैसे अरेंज किया है, ये सारे रिटेल एटमोस्फेरिक में आ जाएगा। क्लियर होगी बात। अब किसी भी रिटेल स्टोर को क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करता है, तो सबसे पहला फैक्टर है लोकेशन, यानी कि आपका रिटेल स्टोर कहां पर प्रेजेंट है। याद रखिएगा कि जो ज्यादातर रिटेल चेन होते हैं, रिटेल चेन जिसके एक स्टोर से ज्यादा स्टोर प्रेजेंट है, जैसे बाटा रिटेल चेन, डोमिनोज रिटेल चेन, मैकडी रिटेल चेन, KFC रिटेल चेन, ये सारे रिटेल चेन में आते हैं जिनकी वेराइटीज जो भी है अलग अलग। यहाँ पर तो वो भी है, आई थिंक 7 हेवन भी है आई गेस, है ना, हल्दीराम, ये सब चीज बहुत सारे हैं। तो ये सारे फूड के रिटेल चेन है मेजॉरिटी। तो रिटेल चेन जो है ज्यादातर क्राउडी एरियाज में ओपन होते हैं, पता होगा आप लोगों को ये बात। कभी भी वो कोई छोटे मोटे लोकेलिटी, लोकल लोकेलिटीज में नहीं प्रेजेंट होते, ये हमेशा मार्केट एरियाज में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर कुछ फैक्टर्स है, की फैक्टर्स है रिटेल में जो आपको इफेक्ट करते हैं। पहली बात लोकेशन क्या है आपका, उसके बाद आपके रिटेल स्टोर का परसीव्ड इमेज क्या है, यानी कि कंज्यूमर आपके स्टोर को किस तरीके से देखता है। जैसे कि मैं मान लो डोमिनोज को देखती हूँ, अरे ये बहुत बेटर स्टोर है, बहुत अच्छा है, मतलब एक मेरा इमेज, एक ब्रांड इक्विटी बना हुआ है डोमिनोज का, राइट। तो उसका इमेज क्या है, कहाँ पर लोकेटेड है, यानी लोकेशन क्या है। उसके अलावा यहाँ का इंटरनल एनवायरनमेंट कैसा है, एम्प्लॉइज कैसे हैं, ठीक है, और रिलेशनशिप कैसा बना रखा है उन्होंने किसके साथ, कंज्यूमर के साथ,
यानी कस्टमर के साथ कितना फ्रेंडली, कस्टमर फ्रेंडली है या नहीं स्टोर। तो ये सारे फैक्टर्स किस चीज को इफेक्ट करते हैं, आपके रिटेल स्टोर पे। आई बात समझ में? आप यहां पर आया, सबके दिमाग में आ गया एकदम? अब लिखिए 6 P's ऑफ रिटेलिंग। 6 P's ऑफ रिटेलिंग। अच्छा, रिटेल मार्केटिंग मिक्स, मार्केटिंग मिक्स क्या है? व्हाट इज मार्केटिंग मिक्स? That is 4 P's. What is the meaning of marketing mix? Very good. So basically that is a tactics, that is a method or tools which is used by the company to influence the customer, to understand the customer's need and provide the goods and services according to that. And for that we are using 4 P's: product, price, place and promotion. क्लियर होगी बात? यहाँ पर आपकी प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन तो है ही, इसके अलावा यहाँ पर और भी 2 P है। 2 P's कौन होगा? एक होगा आपका प्रेजेंटेशन और एक होगा आपका पर्सोनल। पर्सोनल इज रिलेटेड विद द पीपल, ठीक है? पर्सोनल, पर्सन में NNEL, ठीक है? पर्सोनल। तो ये जितने भी 6 P's हैं, इसको एक बार सुन लीजिए। प्रोडक्ट के बारे में सबसे पहले प्रोडक्ट पे हम आते हैं। कभी भी कोई कंपनी क्या करती है, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है, पर रिटेलर्स जो होते हैं, दे आर नॉट मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट, दे आर नॉट एंगेज्ड इन दैट। सम बिग रिटेलर्स आर लाइक दैट, जैसे इन हाउस कंपनीज मैंने बताया था ना आपके बिग बाजार का, क्लीन मेट है, DJNC है, तो ये लोग प्रोडक्ट बनवाते हैं, मतलब बिग बाजार अपने ब्रांड के नाम पे बनवाता था प्रोडक्ट। तो सम रिटेलर्स आर बेसिकली एंगेज्ड इन दिस, बट ज्यादातर जो रिटेलर्स होते हैं, दे आर बेसिकली फॉर बाइंग द प्रोडक्ट एंड दे आर सेलिंग द प्रोडक्ट, यानी स्टोर करते हैं प्रोडक्ट्स को अलग अलग होलसेलर से, उसके बाद फिर वो प्रोडक्ट को क्या करते हैं, सेल करते हैं कंज्यूमर को। तो पहला आ गया प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हमेशा इनके पास डाइवर्सिफाइड रहेगा। डाइवर्सिफाइड मतलब एक जैसा प्रोडक्ट रहने के चांसेस कम है, ज्यादातर सबके पास बहुत प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो। क्लियर हो गई बात? पहला। दूसरा, प्राइस। रिटेलर्स जो होते हैं वो हमेशा हाई मार्जिन पे प्रोडक्ट किसको बेचते हैं, कंज्यूमर को। और बहुत सारे ऐसे रिटेलर्स हैं जो डिफरेंट प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज को यूज करते हैं, जैसे साइकोलॉजिकल प्राइसिंग कंपनीज तो यूज करता ही है, साथ साथ में वो भी कौन यूज करता है, अपने रिटेलर्स भी कई बार डिस्काउंट देते हैं, ऑफर्स देते हैं, एक पे एक सेल्स प्रमोशन को वो भी यूज करते हैं, साइकोलॉजिकल प्राइसिंग यूज करते हैं। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग क्या होता है, जैसे मार्केट में जाते हो 699 रुपए, 699, 299, 399। जब हम 399 देखते हैं ना, तो हमारे दिमाग में ये नहीं आता है कि ये 400 का प्रोडक्ट है। पता है क्या दिमाग सोचता है हमारा, इट्स नियर बाय 300। ठीक है, तो कह सकते हैं कि साइकोलॉजिकल प्राइसिंग इज आल्सो यूज्ड बाय फॉर प्रमोटिंग द प्रोडक्ट बाय रिटेलर्स। ठीक है, अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की। तो रिटेलर्स आपके हर जगह पे प्रेजेंट है, बट आपका टाइप्स ऑफ रिटेलर क्या है वो बहुत मैटर करता है। जैसे कि अगर आप अपने घर के आसपास देखिएगा तो छोटे मोटे शॉप, गुमटी भी आपको मिल जाएगा, आसपास मिलता है ना, तो वो भी रिटेलर ही है। छोटे मोटे जनरल स्टोर, किराना स्टोर हर जगह पे प्रेजेंट है। तो रिटेलर्स ऑल ओवर इंडिया में हर जगह, यहाँ के छोटा छोटा रूरल एरियाज तक में प्रेजेंट है, लेकिन वो कौन टाइप का रिटेलर है वो मैटर करता है। जैसे बाटा है, बाटा हमेशा सिलेक्टिव स्ट्रैटेजी यूज करता है। सिलेक्टिव मतलब हर जगह प्रेजेंट नहीं रहेगा, कुछ कुछ एरियाज में, क्राउडेड एरियाज में प्रेजेंट रहेगा। गुची और ये जो आपका BMW के जो शोरूम्स होते हैं, ये क्या यूज करते हैं, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन। तो रिटेलर्स कैसे हैं और उनका प्रोडक्ट का डिमांड कैसा है मार्केट में, उस हिसाब से उनकी अवेलेबिलिटी है। यानी FMCG गुड्स के लिए हर जगह पे लगभग अवेलेबल है आपके स्टोर्स, लेकिन जैसे कुछ लग्जरियस प्रोडक्ट के लिए, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के लिए, वो क्या है, पर्टिकुलर कुछ एरियाज में, सिलेक्टिव एरियाज में प्रेजेंट है, और जिसका डिमांड एक्सट्रीम कम है। जैसे BMW कार हर एक कोई तो नहीं खरीदता है, तो जिसका एक्सट्रीम डिमांड कम है उस हिसाब से दे आर एक्सक्लूसिवली अवेलेबल। डन। प्रमोशन के लिए क्या करते हैं रिटेलर्स, कई बार सेल्स प्रमोशन को यूज करते हैं, नॉर्मली एडवर्टीजमेंट भी करते हैं। जैसे बिग बाजार भी एडवर्टीजमेंट करता है, CCD भी एडवर्टीजमेंट करता था, अभी तो खैर नहीं करता है, पहले करता था। तो लाइक रिटेलर्स आर बेसिकली एंगेज्ड इन द एडवर्टीजमेंट एंड दे आर आल्सो एंगेज्ड इन द न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट, विशाल मेगा मार्ट देखा है ना सब लोगों ने। सो दे आर बेसिकली यूजिंग द एडवर्टीजमेंट, सेल्स प्रमोशन। ठीक है, पब्लिक रिलेशन और ये पब्लिसिटी जो है, ये सब ज्यादातर कंपनी के थ्रू होता है, ये रिटेलर्स नहीं इन्वॉल्व होते हैं। तो ये हो गया आपका 4 P's, जो नॉर्मल मार्केटिंग वाले 4 P's थे। अब आता है 5th P, प्रेजेंटेशन।
आप कहां पर लोकेटेड हो, आप अपने प्रोडक्ट को कैसे शो कर रहे हो, कैसे डिस्प्ले कर रहे हो, ये स्ट्रैटेजी रिटेलर यूज करता है। कंपनी से प्रोडक्ट ऐसे बल्क में आया, पाइल में आया, आप उस पाइल को कैसे अरेंज करोगे कि कस्टमर दूर से देखे तो अट्रैक्ट हो, तो उसको कहते हैं प्रेजेंटेशन। हाउ यू आर प्रेजेंटिंग योर रिटेल स्टोर इन फ्रंट ऑफ कस्टमर। जैसे आज भी अगर मैं किसी घर के आसपास किराना स्टोर में जाती हूँ तो देखती हूँ कि ऐसे ही चावल रखे हैं, ऐसे ही आटा रखा है, लाइक दिस, ट्रू। बट वही अगर आप किसी अच्छे स्टोर में जाओगे, ठीक है, कपड़ों का भी वही सीन है कि अगर आप किसी लोकल स्टोर में जाइए और किसी ब्रांडेड स्टोर में जाइए, यू विल सी द डिफरेंस। तो यहाँ डिफरेंस प्रोडक्ट की तो है ही, क्वालिटी की तो है ही, साथ साथ में अरेंजमेंट की। हाउ यू आर प्रेजेंटिंग योर प्रोडक्ट, दैट कम्स अंडर द प्रेजेंटेशन। तो रिटेलर का ये काम होता है। कई बार इसके लिए आपके जो कंपनी होती है वो खुद भी अवेलेबल होती है, कि जैसे पतंजलि का प्रोडक्ट बिक रहा है तो उसके लिए एक अलग से ब्लॉक बनाकर उनको प्रोडक्ट को शो कर दो। तो दिस इज द पार्ट ऑफ द डेमोन्स्ट्रेशन और प्रेजेंटेशन। क्लियर हो गया? अब पर्सनल इज रिलेटेड विद द पीपल, दैट हाउ द पीपल आर डीलिंग विद द कस्टमर्स। सपोज अर्पित स्टोर में गया और अर्पित ही वांट टू बाय अ जीन्स, एंड वहां जाने के बाद ही हैव सो मच कंफ्यूजन, क्योंकि जो ये लेना चाह रहा है कलर अवेलेबल नहीं है, कुछ भी ऐसा है। तो लाइक ही जस्ट वांट टू आस्क समवन अबाउट द कलर अवेलेबिलिटी। तो वो किसी पर्सन के पास गया, कस्टमर एग्जीक्यूटिव या सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के पास गया, और उस जैसे ही अर्पित ने बताया ये बात कि मुझे कलर चाहिए, तो उसने कहा क्या क्या, मतलब ही इज स्टिल कंफ्यूज, ही इज नॉट रिप्लाइंग हिम वेल, सो ही इज गोइंग टू परचेज द प्रोडक्ट फ्रॉम दैट स्टोर और नॉट? यू आर गोइंग टू परचेज इट? If the person is not able to help you, how could you purchase a product from that store? No, obviously. So the retailer is something where the customer से direct interact retailer कर रहा है, उसके sales representative कर रहे हैं, direct company है तो sales representative कर रहे हैं। ऐसे सिचुएशन में अगर आपकी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं मिलेगा ना, आप कभी भी सेटिस्फाई नहीं होइएगा और प्रोडक्ट को नहीं खरीदेंगे, है ना? सो पर्सनल जो होने चाहिए वो ट्रेंड होने चाहिए, यानी कि उनको ट्रेनिंग मिलना चाहिए कि कस्टमर के साथ कैसे डील करना है। उनमें विलिंगनेस होना चाहिए। विलिंगनेस का मतलब क्या होता है कि आप एकदम तत्पर हैं किसकी हेल्प करने के लिए, कंज्यूमर की हेल्प करने के लिए। तुरंत से एट द टाइम रिस्पॉन्स करना, यानी रिस्पॉन्स टाइमिंग को लो रखना, ये सारी चीजें ट्रेनिंग के थ्रू आपके कस्टमर एग्जीक्यूटिव और सेलर्स को बताने चाहिए, ताकि वो कस्टमर के साथ प्रॉपर्ली डील करे। और जो कस्टमर प्लान करके आया परचेज करने के लिए वो तो खरीदे ही खरीदे, अनप्लान्ड कस्टमर को भी आप इतना इन्फ्लुएंस करो कि वो भी परचेज करके जाए प्रोडक्ट। So overall, in this way, if we are doing the retailing, definitely that is going to increase the revenue and income, because it is going to increase the sales. True? समझ में आया? जितने भी पीस थे क्लियर हो गया सबको? डन? 6 पीस जो थे क्लियर हो गया? लिखना चाहते हो उसमें? काफी, आई थिंक ये तो समझ में ऐसे ही आ गया होगा। रिटेल एटमॉस्फेयर क्लियर हो गया, फैक्टर्स क्या अफेक्ट करते क्लियर हो गया। लेट्स मूव टुवर्ड द केस स्टडी ऑफ द कैफे कॉफी डे। सो कैफे कॉफी डे जो है, सीसीडी, आप लोग में से कितने लोग विजिट किए हो सीसीडी कैफे कॉफी डे? सो कैफे कॉफी डे जो है दैट वाज स्टार्टेड इन 1996। जो फर्स्ट कॉफी चेन, ये कॉफी रिटेल स्टोर है, कॉफी चेन है ये आपका, जहां पर कॉफी कोर प्रोडक्ट क्या है, कॉफी, यानी मेजॉरिटी में यहाँ पर क्या प्रोवाइड होता है, कॉफी। वो अलग बात है कि यहाँ पर अलग अलग फ्लेवर्स आर अवेलेबल, कोल्ड कॉफीज अवेलेबल, लैटे एंड सो मेनी, कैपेचिनो, सो मेनी टाइप ऑफ वेराइटीज आर अवेलेबल, राइट? So the first store was opened in Bangalore in 1996, ठीक है, 21 जुलाई 1996 को शुरू हुआ इसको, और लगभग अभी 2016 तक के अराउंड में आप मानिए इनका कम से कम 2000 तक आउटलेट है। कितना आउटलेट है? लगभग 2000 आउटलेट है, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ आउटलेट्स क्लोज भी करने पड़ गए। अब ये क्यों करने पड़ गए उसके बारे में हम पढ़ेंगे, स्वॉट एनालिसिस जब पढ़ेंगे तब। तो कैफे कॉफी डे को स्टार्ट करने का क्या रीजन था? व्हाट वाज द रीजन? सी, in Bangalore, the majority, so many people are engaged in the IT sector, true, and the corporate life is something like people are very much the hectic lifestyle हो जाता है लोगों का, जॉब कर रहे हैं, and everyone want relaxation। अब रिलैक्सेशन के लिए पीसफुल स्पेस और प्लेस की जरूरत होती है हर एक लोगों को, जहां पर आप शांति से बैठ करके अपना काम कर सके या फिर थोड़ा सा चिल कर सके। इसको ध्यान में रखते हुए वीजी सिद्धार्था ने इस पर्टिकुलर कॉफी चेन को शुरू किया, और इसका मेन जो
बोल सकते हैं ना क्वालिटी क्या था, पहले तो कॉफी की क्वालिटी बहुत फाइन, इनका खुद का फार्म था, ठीक है, फार्म है इनका खुद का कॉफी का पहला। और दूसरा चीज कि यहाँ पर आपका एम्बियंस, यानी कि जो आपको एटमोस्फियर मिलेगा दैट इज नॉट लाइक द अदर रेस्टोरेंट्स, बट यहाँ पर एक पीसफुल एटमोस्फियर आपको इजिली अवेलेबल है, ठीक है। सो कैफे कॉफी डे जब शुरू हुआ तो लगभग कुछ महीनों में, कुछ साल में ही लगभग उन्होंने 200, 300 और लगभग 29 सिटीज, मतलब मेजोरिटी ऑफ सिटीज में आई थिंक ये प्रेजेंट है, लगभग हर एक स्टेट में प्रेजेंट है, इवन हिली एरियाज मसूरी तक में भी सीसीडी इज प्रेजेंट। एंड इनका कुछ इंटरनेशनल एरियाज है आपके, इंटरनेशनल जैसे कि आपका सिंगापुर वगैरह में भी ये अवेलेबल है, मलेशिया सिंगापुर में भी सीसीडी अवेलेबल है। तो कैफे कॉफी डे को शुरू करने का रीजन था, मेन टारगेट ये किस पे करना चाह रहे थे, आपके यूथ पर, कॉर्पोरेट्स पर और स्टूडेंट्स पे। प्राइस कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा हाई नहीं थी, लाइक बरिस्ता एंड स्टारबक्स, खैर वो सीसीडी के बाद एंटर हुए इंडिया में, लेकिन इनका प्राइस उनसे कंपैरेटिवली लो प्राइस है ताकि नॉर्मल पीपल भी इसको अफोर्ड कर पाए। अब क्वेश्चन मार्क इज दैट कि व्हाई द पीपल आर गोइंग टू स्पेंड 200 or 300 rupees ऑन अ सिंपल कॉफी। The answer is like the quality, the atmosphere, the experience that you will gain there, हाँ, brand name, these all are basically ये एक standard आपके show करेगा, इसी के लिए कैफे कॉफी डे में the people are going. तो they works on the three A's, ये इन्होंने 3 A पे काम किया। कौन कौन से 3 A है? पहला A जो है that is accessibility. So what is the meaning of accessibility? Like इनको ये बात पता था कि अगर हमें सीसीडी को सक्सेसफुल बनाना है तो हर जगह पे कैफे कॉफी डे अवेलेबल होना चाहिए। So they started working on expansion as well. तो दे पहला ए तो था कि एक्सेसिबिलिटी, लोग खरीद सके, एक्सेस कर सके। आज में BMW नहीं हम खरीद सकते, वो तो मनी फैक्टर है, लेकिन एक और रीजन है एक्सेस, अवेलेबल नहीं है, इन शॉर्ट, है ना। सो अवेलेबल कराना, एक्सेस कराना सबसे पहला क्या था इनका मोटिव था। सेकेंड क्या था? अफोर्डेबिलिटी, यानी कि जो भी पर्सन है, जो भी यूथ है, जो भी कॉर्पोरेट में काम करने वाले लोग हैं, एम्प्लॉइज हैं, वो आराम से इसको अफोर्ड कर पाए, यानी कि खरीद पाए। ऐसा प्राइस नहीं सेट करना है कि मिडिल क्लास फैमिली सबसे पहले आउट हो जाए। इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर अंडर द मिडिल क्लास फैमिली, राइट। तो उनका सबसे बड़ा टारगेट ये भी था कि मिडिल क्लास फैमिली भी इसको अफोर्ड कर पाए, यानी खरीद सके। पोटेंशियल कस्टमर उनके लिए मिडिल क्लास लोग भी थे, ठीक है। थर्ड ए क्या था? एक्सेप्टेबिलिटी, यानी कि उनके प्रोडक्ट को क्या कर पाए, वो एक्सेप्ट कर पाए। और इसी एक्सेप्टेबिलिटी को समझते हुए ना ही सिर्फ उन्होंने कॉफीज के वैरायटीज प्रोवाइड किए, बल्कि आपको पता होगा कि वो बिरयानी, समोसा, फिर टिक्का सैंडविच, ये जो इंडियन टेस्ट है हम लोगों का, उसको देखते हुए उन्होंने ये सारी वैरायटीज भी स्नैक्स के लिए उन्होंने प्रोवाइड करना शुरू किया। सो एक्सेप्ट भी कर पाए, मतलब यूथ जो है इसको एक्सेप्ट कर पाए, अफोर्ड कर पाए, और ये हर जगह अवेलेबल हो। इस 3A पे किसने काम किया? आपके कैफे कॉफी डे। समझ में आ गई बात? अब प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन की अगर हम बात करें, 4 P's की बात करें, तो नॉर्मल आपको इन सारे टर्म से समझ आ गया होगा। प्रोडक्ट में इनके पास वेराइटीज ऑफ कॉफीज की अवेलेबल है, इनके पास टेस्ट भी अलग अलग, एक्सपेरिमेंट बोल सकते हैं, कर सकते हैं इजिली हम, वहां पर अलग अलग टाइप के कॉफीज की वेराइटीज अवेलेबल है। जब मैंने बताया कैपेचिनो, लैटे, वैनिला लैटे, तो इन्होंने बहुत सारा आपका क्या किया है, एक्सपेरिमेंट किया है कॉफी पर, पहला। और साथ साथ में स्नैक्स भी प्रोवाइड किया, बिकॉज जो इंडियन पीपल है ना, वो कभी भी कॉफी और चाय सिर्फ ऐसे ही ड्रिंक नहीं करना चाहते, बिवरेजेस को वो हमेशा किसी स्नैक्स के साथ लेना चाहते हैं। ट्रू। सो विद दिस कंसेप्ट दे आल्सो स्टार्टेड प्रोवाइडिंग द स्नैक्स, ठीक है। सेकेंड जो है इसका प्राइस नॉर्मल है, लगभग 80-100 रुपीज तक नॉर्मल कॉफी, हाँ, लेकिन विदाउट टैक्स में बता रही हूँ, ठीक है। तो विद टैक्स अराउंड 5% टैक्स लगा होगा, लगभग 110-120 तक, दैट इज द प्राइस ऑफ कैफे कॉफी डे। तो नॉर्मल प्राइस के भी अवेलेबल है कॉफीज, और आपकी एक्सट्रीम और हाई प्राइस ऑफ प्रीमियम कॉफीज आर आल्सो अवेलेबल, ठीक है। सेकेंड है कि थर्ड जो है डिस्ट्रीब्यूशन की बात अगर हम करें, प्लेस की बात करें, तो हर जगह अवेलेबल है, इंटरनेशनल मार्केट्स में भी और इंडियन मार्केट में भी, ठीक है। हिली टेरेन एरियाज, प्लेन एरियाज, कोस्टल एरियाज, सब जगह पे दे आर अवेलेबल। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट पॉइंट इज, अच्छा, एक्सपेंशन करने का क्या तरीका हो सकता है कभी भी किसी कंपनी को?
फ्रेंचाइजी देना, तो फ्रेंचाइजी सीसीडी बेसिकली प्रोवाइड करती है। अब नेक्स्ट पॉइंट इज आपका प्रमोशन। तो इन्होंने अभी तो खैर ये एडवर्टीजमेंट पे ज्यादा काम नहीं कर रहे हैं, बट इन्होंने कुछ मूवीज वगैरह में इंडोर्स किया था, जैसे कि आपके मैं हूं ना मूवी में इन्होंने सीसीडी को दिखाया था। उसके अलावा फ्रेंड्स जो बहुत आपके रिनाउंड क्या है वेब सीरीज में, और इन्होंने ना कार्ड्स और लॉयल्टी प्रोग्राम्स भी चलाने शुरू किए थे। कार्ड्स और लॉयल्टी प्रोग्राम यानी पर्टिकुलर इतने अमाउंट का अगर आप कॉफी पीते हो या यूज करते हो तो दे आर आल्सो प्रोवाइडिंग द कार्ड, लॉयल्टी कार्ड, जिसपे आपको 10% डिस्काउंट हर परचेज पे मिलेगा। हाँ, बीन्स भी प्रोवाइड करते थे। और एक और चीज भी था कि जैसे इनके पास ना फिजिकल एविडेंस में बहुत सारी चीजें, जैसे कैप वगैरह, कप्स वगैरह, बहुत सारी चीजें जो है दे आर आल्सो सेलिंग। इवन सेल्स वगैरह भी था, स्टारबक्स में भी ये सेल होता है। हाँ, फ्री दे रहे थे वो। हाँ, फ्री हो गया था। सो लाइक इन शॉर्ट वी कैन से कि ये सारे इनके 4 पीस थे। अब इसका स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट क्या है, इस स्टोरी को हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रिलायंस ट्रेंड के बारे में। क्लियर हो गई बात? ओके, ठीक है, तो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास।